हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में अपन हिंदी में अनुनासिक ध्वनियाँ पढ़ेंगे। तो चलो आज शुरू करते हैं। अनुनासिक ध्वनियाँ पढ़ने से पहले अपन देखते हैं कि हिंदी में संयुक्ताक्षर जो हैं वो कौन से हैं। तो हिंदी में 4 संयुक्ताक्षर हैं, उनका जो गठन है, उनका जो निर्माण है वो कैसे होता है। हिंदी में क्ष क प्लस से बनता है, त्र त प्लस र से बनता है, ज्ञ ज प्लस इ से बनता है और श्र स प्लस र से बनता है। ये 4 संयुक्त अक्षर हैं। इनके लिए अलग से लिपि चिन्ह निर्धारित हैं, यानी मिलकर के अन्य जो व्यंजन है उनसे बनते हैं, क और से बनता है, लेकिन इसका हिंदी में अलग लिपि चिन्ह निर्धारित कर दिया अक्ष। त और र व्यंजन से मिलकर के बनता है और अलग से इसका लिपि चिन्ह दे दिया त्र। इसी प्रकार से ज्ञ और श्र है, किंतु ये अलग कोई नए व्यंजन नहीं है, बल्कि पूर्व विवेचित व्यंजनों के संयुक्त रूपों के लेखन में प्रयुक्त हो गए हैं। संयुक्ताक्षर लिपि चिन्ह है, नए कोई व्यंजन नहीं है, मात्र लिपि चिन्ह है। अतः इन्हें नए व्यंजनों के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, संयुक्ताक्षर जो हिंदी में 4 हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, इनका जो गठन है, इनका जो निर्माण है वो 2 व्यंजनों से मिलकर के बनता है, इसलिए इन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। हिंदी में अनुनासिक जो ध्वनियाँ हैं वो उसके 3 रूप हैं। तो देखो, सबसे पहले जो है वो अनुनासिक स्वर है, यानी जो स्वर निरअनुनासिक हैं, उनको बोलते समय प्राणवायु मुख से निकलती है, और जब प्राणवायु मुख और नाक दोनों से निकलती है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, तो वो हो जाएंगे अनुनासिक स्वर। ए, आ, ई, आथी। तथा अनुस्वार, अनुस्वार जो होते हैं वो होते हैं स्वर के बाद आने वाली ध्वनि, तथा य, र, ल, व, स, है से पूर्व आने वाली नासिक की ध्वनि अनुस्वार कहलाती है। यहाँ पे आप नीचे जो है यहाँ पे कर लेना, पूर्व आने वाली नासिक की ध्वनि। अब नासिक के व्यंजन जो हैं वो है 5, अढ़, ए, ण, न और म। 5 जो वर्ग हैं उनके अंतिम जो व्यंजन है वो नासिक के व्यंजन हैं। अनुनासिकता या अनुनासिक स्वर, स्वर के उच्चारण में वायु यदि मुंह के साथ साथ नाक से भी निकल जाए तो उसे अनुनासिक स्वर कहा जाता है। अनुनासिक स्वर की इस प्रवृत्ति को अनुनासिकता कहते हैं। अनुनासिकता को चंद्र बिंदु लगाकर लिखा जाता है, जैसे ए, आ, किंतु ऊपर मात्रा लगने पर चंद्र बिंदु जो है वह अनुस्वार के रूप में लिखी जाती है, जैसे ई, ए, सिंचाई, सिंचना, मैं, मई, आथी। जिन स्वरों के उच्चारण में वायु नाक से नहीं केवल मुंह से ही निकलती है उन्हें निरनुनासिक स्वर कहा जाता है, जैसे ए, आ, ई, आदि। तो अनुनासिक स्वर जिनमें उच्चारण करते समय जो प्राणवायु है वो नाक मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है और इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, लेकिन जब शिरोरेखा पर जो मात्रा होती है तब चंद्र बिंदु नहीं आकर के अनुस्वार ही आता है। ये देखो, यहाँ पर ई जो है, ई की मात्रा लगती है ऊपर शिरोरेखा के ऊपर, यानी मात्रा होती है, तो यहाँ पर चंद्र बिंदु न आकर के अनुस्वार का ही प्रयोग किया गया है, लेकिन ये क्या है, अनुनासिक स्वर है। यहाँ भी अनुनासिक स्वर है, न कि व्यंजन। और निरअनुनासिक, जिनमें बोलते समय उच्चारण करते समय प्राणवायु जो है वो पूरी जो है
मुंह से ही निकलती है, वो होते हैं निरअनुनासिक स्वर। स्वरों को मुंह के साथ साथ नाक से बोलने पर कोई अतिरिक्त समय नहीं लगता, इसलिए छंद में मात्रा गणना में इसकी कोई अलग से मात्रा नहीं लगती। जैसे कंवर शब्द जो है, कंवर, कंवर में क्या है, ये क, और जो ए है वो क्या है, ए जो है अनुनासिक स्वर है इसमें। तो अनुनासिक स्वरों का उच्चारण करते समय यानी समय अतिरिक्त नहीं लगता उच्चारण करते समय, इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं होती। जिस प्रकार से जो कंवर है इसकी क्या हो गई, लघु लघु लघु, 3 मात्रा ही हुई है, किंतु अनुस्वार के उच्चारण में अतिरिक्त समय देना पड़ता है, इसलिए अनुस्वार की 1 मात्रा होती है। जैसे संशय, यहाँ पर जो है वो अनुस्वार है, न कि अनुनासिक स्वर। स के ऊपर अनुस्वार है, तो अनुस्वार होने के कारण इनको बोलने में अतिरिक्त समय देना पड़ता है, और समय देने के कारण अनुस्वार की 1 मात्रा होती है। तो 1 मात्रा अनुस्वार की हो गई, 1 मात्रा हो गई ए की यानी स की, तो ये 2 मात्रा हो गई, गुरु लघु लघु। इसी प्रकार से सलियन, गुरु लघु लघु। अनुस्वार ये र, ल, व, स, श और है व्यंजनों से पूर्व आने वाली नासिक की ध्वनि अनुस्वार कहलाती है। जैसे संयम, संरक्षण, सलियन, संवाद, संशय, संसार, संहार। इसके उच्चारण में व्यंजन के उच्चारण की तरह रुकावट होकर फिर नाक से हवा निकलती है। अनुस्वार शुद्ध व्यंजन नहीं है, क्योंकि इनके उच्चारण में व्यंजन जैसा पूरा अवरोध नहीं होता, हल्का सा अवरोध होता है। अनुस्वार की ध्वनि का य, र, ल, व, स, है के उच्चारण स्थान के अनुसार अलग अलग उच्चारण रूप है, किंतु इन सभी रूपों को केवल बिंदी अनुस्वार के रूप में ही लिख दिया जाता है। अनुस्वार एवं विसर्ग को अयोगवाह भी कहते हैं, क्योंकि इनका योग स्वर और व्यंजन किसी में भी या किसी के साथ भी नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्हें क्या है, अयोगवाह ध्वनियाँ भी कहते हैं। तो मित्रों, परीक्षा में आ सकता है कि अयोगवाह ध्वनियाँ कौन सी है। तो जो अनुस्वार है वो अयोगवाह ध्वनि है, क्योंकि इनको न तो स्वरों में सम्मिलित किया जाता और न ही इनको व्यंजनों में सम्मिलित किया जाता, अलग से ये ध्वनियाँ हैं, इसीलिए ये अयोगवाह ध्वनि कहलाती है। अनुनासिक व्यंजन 5 वर्गों में 5वां व्यंजन अनुनासिक होता है। अढ़, ए, अण, न और मै, इनके उच्चारण में हवा नाक से ही निकलती है। व्यंजनों के 5 वर्गों में यदि किसी निरनुनासिक व्यंजन के पहले नासिक के व्यंजन आता है तो वह उसी वर्ग का आता है। जैसे उदाहरण से आप इसे समझेंगे, देखो कै, ख, ग, घड़ है, इस वर्ग में जो है जैसे अंक, ये अंक शब्द है, और अंक में क्या है, अनुनासिक व्यंजन है। ये ए के ऊपर क्या लगा हुआ है, अनुस्वार लगा हुआ है, लेकिन ये जो व्यंजन है ये क्या है, अड़ है आधा। पंखा, पंखा भी यानी ये जो अनुस्वार है वो अड़े है। इसी प्रकार से अंग, जंघा आदि होते हैं। च, छ, ज, झेंगे में वर्ग में अपन लेते हैं तो कंचन, ये जो अनुस्वार है यह अय है। इसी प्रकार से पंछी, ये जो अनुस्वार है ये अय है। अब देखो टेठ है, डेढ़ है, अण, इस वर्ग में कंटक शब्द में यह जो है अण है। कंठ में अनुस्वार जो है वो अण है। इसी प्रकार से जो चौथा वर्ग है तैथ है, द, धन, इसमें गंदा, ये जो अनुस्वार है ये
आधा न है। यहाँ पर अंधा ये जो अनुस्वार है वो आधा न है। पै फे व भे में कंपन अनुस्वार जो है कै पे लगा हुआ अनुस्वार मैं है। चुंबन चै पे लगा अनुस्वार जो है वो आधा मैं है। यदि हम किसी निर्नुनासिक व्यंजन के पहले दूसरे वर्ग का अनुनासिक व्यंजन लगाएंगे तो वह अशुद्ध हो जाएगा। जैसे कंचन, गुंजन, कंटक आदि अशुद्ध शब्द हैं, क्योंकि यहाँ पर आधा न नहीं आएगा। च वर्ग का अंतिम जो व्यंजन है वह आएगा, तो ये आएगा। यहाँ पर ये आएगा न की जगह पे। गुंजन ये जो न लगा रखा है ये न नहीं आएगा, क्योंकि ये जो इसके बाद में जय है तो जय यानी च छ जय झ ये आएगा। यहाँ पे जो आधा न है वहाँ पे आधा ये आएगा। कंटक ट वर्ग का अंतिम वर्ण आएगा। ट ठ ड ठ अण आएगा। यहाँ पे जो आधा न है वहाँ पे आधा अण आएगा। तो ये जो इस प्रकार से जो लिख दिया जाता है तो वो अशुद्ध शब्द होता है। भारत सरकार ने देवनागरी लिपि की सरलीकरण की प्रक्रिया में 1959 में यह निर्णय लिया कि इन पांचों अनुनासिक व्यंजनों की विविधता से पैदा होने वाली जटिलता को समाप्त कर इन पांचों अनुनासिक व्यंजनों को अनुस्वार के रूप में लिख देना चाहिए और तब से ऊपर अनुस्वार सहित कोष्टक में लिखे शब्दों के लेखन को मानक लेखन माना गया है। तो देखो इससे पीछे स्लाइड में अपन चलते हैं। तो यानी 1959 में जब हिंदी का मानक रूप को सरलीकरण किया गया तो जो अनुनासिक जो 5 व्यंजन है उनके सबका यानी बिंदी के रूप में लिखा जाने लग गया। तो ये जो कोष्टक में दिया हुआ है ये मानक रूप है। ये कोष्टक में दिया हुआ जो है वो मानक रूप है, स्टैंडर्ड रूप है। यह जो है ये क्योंकि ये जो जटिलता है इसको समाप्त करने के लिए ऐसा किया गया है। फिर अपन अपनी स्लाइड पे चलते हैं। तो जटिलता को समाप्त कर इन पांचों अनुनासिक व्यंजनों को अनुस्वार के रूप में लिख देना चाहिए। तब से ऊपर अनुस्वार सहित कोष्टक में लिखे शब्दों के लेखन को मानक लेखन माना गया है। यद्यपि कंचन शब्द में कै और इसके ऊपर जो अनुस्वार है कै के ऊपर अनुस्वार लगा है, किंतु यह अनुस्वार न और अण व्यंजन का प्रतिनिधित्व है। इसी प्रकार कंटक में कै का अनुनासिक व्यंजन अण कंटक है। इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।